हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, किस टाइप का पेपर 2023 में आने वाला है और यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने कई मॉडल पेपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को आखिरी तक देखेंगे भाई। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे, 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, आपका क्या कहता है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए गैरीबोल्डी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी मेजिनी एंड ऑप्शन डी कावूर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मेजिनी। मेजिनी को यंग इटली सोसाइटी का जनक माना जाता है। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार बोर्ड परीक्षा 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर एक समाज सुधारक थे। कौन थे? जी हाँ, पेरियार रामास्वामी नायकर जी एक समाज सुधारक थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो कौन सा राज्य है इन चारों ऑप्शन में जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। और वो कौन सा देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर छठा, निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब के सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से टाइप कीजिए। सातवां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1914 में हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। ओके, फिर अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रखना है। बांधों को रिक्त स्थान यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या भरना है? कहा जाता है। बांधों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको भरना है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। जितने भी क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है, क्षेत्रक से रिलेटेड। फिर 2 से 4 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग हल्के में अगर ले लिए तो ये प्रश्न आप लोगों को हल्का कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को इस प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है।
जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं कान खोलकर सुन लीजिए, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आप लोग प्री बोर्ड परीक्षा देंगे या दे चुके हैं, आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं। अगर आए थे तो बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। और प्री बोर्ड में नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, बोर्ड में ज़रूर आएंगे, ठीक है। आप लोग यही सोचकर पढ़िएगा कि बोर्ड में ये प्रश्न आएंगे, तभी आपको याद होगा। वरना आप ये सोचकर पढ़ेंगे कि नहीं चलो पता नहीं आए कि ना आए, नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। और अगर आप लोग ये सोचकर पढ़ेंगे कि हाँ ये प्रश्न बोर्ड में आएगा, तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। तो आप लोगों को दोस्तों मैं आपको इसका आंसर अभी बता रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपका क्या है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। अभी एक क्वेश्चन मृदा से रिलेटेड और बताने वाला हूँ, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। मृदा अपरदन की परिभाषा देखिए, भूमि की ऊपरी सतह का पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहलाता है। भूमि की ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत, ठीक है, भूमि की ऊपरी परत, उसकी सतह, भूमि के ऊपरी परत की सतह पानी के कारण या हवा के कारण बह जाती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है या मिट्टी का कटाव कहा जाता है। बस इतना इजी परिभाषा था, आप लोग याद नहीं कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। कितना इजी है। क्या लिखेंगे, भूमि की ऊपरी सतह का हवा या पानी द्वारा बहाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो भूमि की ऊपरी सतह होती है वो हवाओं द्वारा या वर्षा जब होती है उसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को मृदा अपरदन का नाम दिया गया है। इतना ही था। इसके कारण क्या हैं, कैसे ये होता है मृदा अपरदन। तो जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके वजह से मृदा अपरदन हो रहा है। क्योंकि जो जंगल होते हैं वे मिट्टियों को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने पाती है, ठीक है। बाढ़ और आंधियों का आना एंड वनों में आग लग जाना, ये भी मृदा अपरदन का कारण है। कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं मृदा अपरदन के कारण। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है पेपर में। मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या क्या हैं, जितने हो सकें उतने पेड़ पौधे लगाएं, वनस्पति उगाएं, वन संरक्षण करें। वन संरक्षण से अभिप्राय है वनों को सुरक्षित करना या यानी कि वनों को बचाना, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण पर काबू होना, बाढ़ नियंत्रण एंड मजबूत मेड़बंदी। देखो दोस्तों ये प्रश्न ना आपके पेपर में आ सकता है। और एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा मृदा से रिलेटेड कि भारत में मृदा के विस्तार का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। पिछली बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया था, हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। लापरवाही थोड़ा सा भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का बात है। अगर आप लोगों का परसेंटेज 10th में अच्छा रहेगा ना, आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जैसे मेरे मम्मी पापा खुश हुए थे मेरे परसेंटेज देख करके, ठीक है। बहुत अच्छे परसेंटेज आपको लाने हैं। देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 12, सड़क परिवहन की कोई 3 गुण लिखिए। सड़क परिवहन के 3 गुण बताने हैं, ठीक है। सड़क परिवहन के 3 गुण यहाँ पे देखिए। पहले जानिए सड़क परिवहन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सड़क परिवहन के बारे में, सड़क मार्ग परिवहन के साधनों में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण साधन है। जब रेल नहीं चलती थी, हवाई जहाज़ नहीं चलती थी, उससे पहले सड़क परिवहन का ज़्यादा प्रयोग होता था, ठीक है। प्राचीन काल से ही सड़क परिवहन प्रचलन में है, ठीक है दोस्तों। हालांकि भले कच्ची सड़कें थीं, अब तो मॉडर्न युग आ गया है, तो अब पक्की सड़कें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं सड़कें हुआ करती थीं। सड़क परिवहन ही ज़्यादातर हुआ करता था कच्ची सड़कों के माध्यम से, ठीक है। भारत में 96,214 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है।
ये याद हो जाता है तो याद रख लीजिएगा, वरना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे आप अपने अनुसार डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो लिख देना, वरना मत लिखना। ये लाइन में बात कर रहा हूँ, अगर याद हो जाता है तो लिख दीजिएगा। आपको मतलब एग्जामिनर आपके ऊपर ही खुशी महसूस, आपके ऊपर ही खुश होगा। और इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप जानेगा कि हाँ विद्यार्थी तेज है पढ़ने में, तभी ये सारी चीज़ें याद करके रखा है, ये सारी चीज़ें पता है उसको, तो वैसे आपको वो नंबर देता चला जाएगा। सड़क परिवहन के गुण क्या क्या हैं, यही तो लिखना था। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क परिवहन के गुण बताइए। सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम होती है, आपको पता ही है सड़क बनाने में कितना कम खर्चा आता है। हालांकि कम खर्चा नहीं आता है भाई, लेकिन रेल पटरियों को बनाने में बात करें, यातायात में जो पटरियाँ होती हैं, ट्रेन की पटरियों को बनाने में और हवाई जहाज़ों को चलाने में जितना खर्चा आता है, उससे कहीं ना कहीं सड़क परिवहन में बहुत कम खर्चा आता है, इसलिए इसका निर्माण लागत कम होता है। ऊबड़ खाबड़ तथा विच्छिन्न क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जाती हैं, कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ हो, कुछ भी हो, सड़कें बनाई जाती हैं। और जो पटरियाँ होती हैं पहाड़ों पर, वहाँ काटना पड़ता है पहाड़ों को, तब बनता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इसीलिए सड़क परिवहन बहुत कम खर्चों में बन जाता है। अन्य परिवहन साधनों के मध्य कड़ी का काम करता है। कड़ी मतलब देखो, अब जैसे आपको ट्रेन पकड़ने जाना है तो आप किसके माध्यम से जाएंगे, सड़क परिवहन के माध्यम से जाएंगे ना, कि डायरेक्ट आप पटरी के माध्यम से चले जाएंगे। अरे भाई बाइक से जाएंगे, पैदल जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे तो सड़कों पर से तो ही जाएंगे, तो इसलिए सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। ठीक है, सड़क परिवहन के गुण ये थे कुछ, यही आपको एग्जाम में लिखने हैं। आइए देखते हैं फिर प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो संघवाद की प्रमुख विशेषता और क्या है संघवाद, ये सब बता देता हूँ आपको। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघवाद मतलब कि जितनी भी शासन की शक्तियां हैं उनका बंटवारा केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में होता है। मतलब कि किसी भी शासन पर अधिकार केंद्र सरकार का और प्रांतीय सरकार का होता है। ठीक है, यही है संघवाद। सॉरी, संघवाद की प्रमुख विशेषता लिखना है। प्रमुख स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने पर, कर वसूलने, विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने तथा प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, जो विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर कार्य करती हैं, लेकिन जब कानून बनाने और कर वसूलने की बात होती है तो इनका अलग अलग अपना अपना अधिकार होता है। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना है। बस यही था, बस ऐसे कुछ पॉइंट थे, ऐसे लिख देना है आपको। क्या है, बहुत ईजी है। सामाजिक विज्ञान में यूँ ही नंबर आ जाते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामाजिक विज्ञान का अर्थ है सामाजिक विज्ञान, मतलब आपके समाज में होने वाला विज्ञान। आपको अपने समाज के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आंसर लिखने की कला होनी चाहिए, सोचने समझने की कला होनी चाहिए। बस आप लोग यूं ही लिख सकते हैं, चाहे बुक पढ़ें या ना पढ़ें। थोड़ा सा बुक पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आप बहुत ही अच्छा नंबर सामाजिक विज्ञान में ला सकते हैं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ अपने कोचिंग सेंटर पर, तो अपने कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिए। चलिए बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।